वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी साइड प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया है, निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करना है। अब इसमें कौन सी समस्याएं आपके सामने आ सकती है? देखिए, पहला समस्या है भय, दूसरा उम्मीदों से भय, भय एवं झूठी आशा, और अंतिम है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो वहां पर भय एवं झूठी आशा ये एक समस्या बन के सामने आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और जो वहां पे निर्णय लिया जाता है आप उससे सहमत नहीं, तो आपके पास क्या विकल्प है? देखिए, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे। दूसरा विकल्प है निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। तीसरा, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। और लास्ट में उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प बनेगा, मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखेंगे उनके विचार हेतु, कि मतलब इस दृष्टिकोण पर आपको विचार करना चाहिए। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उस समय घटित होती है जब व्यक्ति कलात्मक, साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा व्यवहारिक समस्याओं के विभिन्न संभावित समाधानों पर स्वतंत्र रूप से विचार करता है? तो ऐसी स्थिति में जो समस्या उत्पन्न होती है ये अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए, यहां पर क्या प्रश्न दिया है, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 5 पॉइंट दिए, योजना बनाना, दोहराना, प्रकाशित करना, सोचना और लिखना। इसको आपको एक सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी चीज पर आपकी थिंकिंग आएगी, मतलब सबसे पहले आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, तो इसका जो सही मतलब क्रम लगेगा ये 4 से शुरू होगा। तो सबसे पहले आप चौथे को अरेंज करेंगे। तो देखिए, चौथे को अरेंज करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 विकल्प में चौथा दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर या तो विकल्प सी बनेगा या तो विकल्प डी बनेगा। ए और बी ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए, आपने थिंकिंग किया, थिंकिंग के बाद आप प्लान करोगे, मतलब जिस चीज पे आपने विचार किया उसका प्लान करोगे। प्लान करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको लिखेंगे, है ना, राइटिंग होगी उसकी। और लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, लिखने के बाद देखिए आप उसको एक बार रिपीट करेंगे कि जो चीज मैंने लिखा है आप रिवाइज करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही। तो यहाँ पर दूसरा आएगा। तो अगर आप इन विकल्पों में देखेंगे तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए दिया क्या है, चलिए यहां पर समस्या समाधान का एक ऐसा नियम अथवा प्रक्रिया जिसका यदि क्रमशः अनुसरण किया जाए तो यह सुनिश्चित कर देता है कि समाधान मिल जाएगा। देखिए, एक समस्या है, आपको उसका आपके पास उसका समाधान करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज ऐसी है जिसका अगर आप फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सही समाधान मिल जाएगा। तो वो एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम को फॉलो करके आप सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्गोरिदम, विकल्प सी, कलन विधि। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, इस स्थिति को कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता के कारण। तो ये ऐसी स्थिति जो होती है, ये प्रकार्यात्मक स्थिरता जब होती है तो यहां पर ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। देखिए, 7 में ये डिस्कशन किया गया, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगते हैं। आप जैसे ही बस पर चढ़े, बस पे आपने एंट्री किया, अंदर गए, एक आदमी आप पे चिल्लाने लगता है, तो आप क्या करेंगे? आप भी उस पर वैसा ही चिल्लाएंगे। तो ये कोई सार्थक मतलब तात्पर्य नहीं निकलेगा इसका कि आप भी उस पर चिल्लाते हैं, है ना। तो ये इसका उत्तर नहीं बन सकता है। कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, है ना, ये बात की बात है। देखिए, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, तीसरा, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे। तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। सबसे पहले आप कारण जानेंगे कि वो व्यक्ति आपके ऊपर चिल्ला क्यों रहा है, भाई ऐसा क्या हुआ है कि वो चिल्ला रहा है। तो चिल्लाने का कारण जानेंगे और मामले को शांत करने का प्रयास करेंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला यहां पर दिए, आप अपनी बीमार माता जी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। ठीक, आप दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचले गए बच्चे को आप देखते हैं, जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? देखिए, आप अपने माता जी के लिए दवा लेने के लिए निकले थे, आप कुछ दूर आगे गए, आपको दिखाई दिया कि एक तेज वाहन एक बच्चे को टक्कर मार देता है और वो चालक भागने का प्रयास करता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, आगे वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, घायल बालक के माता पिता को सूचित करेंगे। तो उस समय जो सबसे प्रमुख आपका कर्तव्य होगा, आप तत्काल उस घायल बच्चे को कहां ले जाएंगे? पास के अस्पताल में ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। आपका अधीनस्थ
छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको चाहिए कि देखिए आपका एक अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, वो छुट्टी पर जाना चाहता है और आपको पता है कि अगर वो चला जाएगा तो आपका काम प्रभावित होगा। तो आप क्या कर सकेंगे उस स्थिति में, देखिए उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे, मतलब जो आपका सीनियर है उसके पास भेज देंगे, छुट्टी मंजूर कर दें, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें, उससे मिले छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। देखिए इसका सही उत्तर जो होगा विकल्प डी होगा, कि जो उसके छुट्टी का कारण है उसको समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे उससे और उसे मनाएंगे कि मतलब ये यहाँ उसकी आवश्यकता यहाँ पर कितनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। निर्णय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निर्णय की अगर बात करेंगे तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम करता है। जो डिसीजन होता है ये क्या करता है? कार्यवाही को निर्धारित करने का कार्य करता है, सही है, डिसीजन मेकिंग करता है। इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। देखिए डिसीजन मेकिंग, आपने डिसीजन लिया, आपके पास कई विकल्प है, आपने उसमें से एक को चूज किया, तो ये भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नीति निर्माण का पर्यायवाची, तो नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है, ये तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा, विकल्प बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी है, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें निहित तर्क दोष है। देखिए यहां पे आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा फैलेसी, कौन सा तर्क दोष निकल के आएगा। तो देखिए जब कभी भी ऐसी स्थिति होती है कि एक व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया और उसके आधार पे आप पूरी दुनिया को गलत मानने लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। इसको आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए, इमेजिन करिए, ठीक, आप एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपके साथ किसी ने धोखा किया है। अब उसके बाद क्या है कि आप उसके आधार पे ये निकाल रहे हैं कि सभी व्यक्ति धोखेबाज है, दुनिया में जितने लोग हैं सब धोखेबाज है, तो ये इलिसिट जनरलाइजेशन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक मनुष्य जो संपर्क में आया था वो स्वार्थी है ना, इसके बेसिस पर आपने क्या अनुमान लगा लिया कि दुनिया के जितने मनुष्य सब स्वार्थी है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि एक मतलब ऐसे समझिए, जो बोला जाता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मतलब देखिए एक के साथ एक बार आपके साथ धोखा हो गया, अब उसके आधार पे ना आप क्या कर रहे हैं कि दुनिया के हर व्यक्ति को धोखेबाज मान रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, इलिसिट जनरलाइजेशन या अवैध सामान्यीकरण कहलाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, मतलब वो बिस्तर पर सोए मर गए, अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। देखिए यहां पर भी इलिसिट जनरलाइजेशन का तर्क दिखाई दे रहा है, बिस्तर पर सोए उनकी मृत्यु हो गई। अब आपने ये तर्क निकाल लिया कि हम बिस्तर पर सोएंगे ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, इलिसिट जनरलाइजेशन, मतलब अवैध सामान्यीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखिए वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूं। देखिए किसी के बोलने के ढंग से आप प्रभावित हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा आदमी है, तो ऐसे दोस्त को कहते हैं अर्थांतर दोस्त, विकल्प ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत नहीं करता। मतलब देखिए अगर शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता तो डॉक्टर उसे लेने की सलाह नहीं देता और प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो इसमें कौन सा दोष होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें जो दोष निकल के आएगा, देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने अगर सलाह मतलब प्रिस्क्राइब किया शराब के लिए, तो आप क्या मान रहे हैं कि अब ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ही नहीं, ये भी इलिसिट जनरलाइजेशन दिखाई दे रहा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है, अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अर्थांतर। ठीक, अर्थांतर दोष इसमें निकल के आएगा, इग्नोरेशियो इलेंकी। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया, प्रश्न संख्या 16। 13 एक संख्या है, जो 13 है 13 है, ये एक संख्या है। इसके बाद लिखा है 6 और 7 13 होते हैं, अतएव 6 और 7 भी एक संख्या है। तो इसमें निहित जो तर्क दोष है, इस तर्क दोष को विग्रह तर्क दोष कहते हैं, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते, मतलब विलियम शेक्सपियर ने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। हेलमेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतः हेलमेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसको कौन सा दोष कहेंगे, तो यहां पर होगा विग्रह दोष, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर निकल के आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, मतलब जो युद्ध होता है इसका लक्ष्य होता है स्थायी शांति स्थापित करना, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले। तो इसका जो तर्क दोष होगा, इसका तर्क दोष होगा आत्माश्रय, विकल्प ए।
साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताई। तो देखिए साइमन द्वारा जो आयोजित था, इसमें जो था, इसमें अगर आप देखेंगे बुद्धिपूर्ण क्रिया ये था, मतलब यहाँ पे विषम को बताना है, अभिकल्प क्रिया, चयन क्रिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तादात्म्यकरण क्रिया, विकल्प डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 20वां प्रश्न। देखिए यहां पर दिया तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। आपके पास तथ्य सामग्री है और मानसिक संयोजन, देखिए कुछ यहाँ पे सामग्री है और कुछ आपने मानसिक संयोजन बैठा है, तो इसको क्या कहेंगे, अनुमान लगाना। इसका सही उत्तर होगा इन्फेयरिंग, विकल्प बी। तो आज प्रश्न संख्या 21, इसमें दिया सहज ज्ञान निर्णय, है ना। सहज ज्ञान निर्णय मतलब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। जो इंट्यूटिव डिसीजन होता है ये क्या होता है, तो देखिए का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें दूसरा दिया संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, फिर आगे दिया अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है, प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है सहज ज्ञान निर्णय। जो सहज ज्ञान निर्णय होता है ये अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर है, अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब निर्णय प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसका अंतिम चरण क्या होता है, तो देखिए समस्या की पहचान। तो कभी भी समस्या की पहचान करना ये अंतिम चरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है मतलब निर्णय की, डिसीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर कभी भी पहचान करना ये अंतिम चरण नहीं हो सकता। निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन, देखिए कितना प्रभावी रहा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आपने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन के बाद उस पर काम किया गया और लास्ट में उसका निर्णय किया, जो मूल्यांकन रहा कि कितना प्रभावी रहा, तो सबसे अंतिम चरण यही बनेगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है प्रश्न संख्या 23, आज के क्लास का तीसरा प्रश्न है। तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है। देखिए जो तर्कना का नियम है, अब इसके मतलब तर्कना के स्थापित नियम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से कौन सा यहां पर निर्णय प्रक्रिया में निहित है। अगर इसके अनुसार देखा जाएगा तो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो होता है इसमें आपको मिलेगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहां पर है, इस कथन पर विचार कीजिए। अब प्रश्न संख्या 24 में एक कथन दिया गया, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। देखिए अलग अलग विभाग हैं, उनके कुछ विवाद है, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, अब उनको खत्म करने के लिए, उनको या उनका डिसीजन देने के लिए न्यायालय को बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो इसके संबंध में आपको कोट क्या दिया, न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। ठीक है भाई, सही बात है, वहां पे समय लग रहा है, उसको कम किया जाए, समय कम किया जाए, डिसीजन जल्दी दिया जाए, तो ये फैसला तो सही है। आगे बोला जा रहा है, अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। देखिए अगर जिस विभाग का विवाद है, अगर वहां के अधिकारी इसको निपटाएंगे तो ये भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो ये भी तर्क सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, देखिए दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों, मतलब यहाँ पे जो कूट है एक, इसमें 1 और 2 दोनों दिख रहा है, यही सही उत्तर बनेगा, विकल्प सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो समस्या का समाधान है, इसका जो त्रिप्रक्रम आगम है ना, यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इसमें से कौन इसका भाग नहीं। देखिए चयनात्मक कूट संकेतन, जो इनकोडिंग है, मतलब यहाँ पे कूट संकेतन का मतलब होता है इनकोडिंग, तो यहाँ पे ये आएगा, ये इसका पार्ट होगा, है ना। तो चयनात्मक तुलना, मतलब आप कंपेयर करेंगे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो ये भी आएगा। आगे चयनात्मक भंडारण, देखिए अब कभी भी जब आपको समाधान करना है तो वहां पे स्टोरेज का कोई जिक्र नहीं होगा, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। 25 का सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया हुआ है कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती है। जो सुपरिभाषित समस्या है उसमें कौन कौन सी विशेषता होती है, तो देखिए प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध और संकारक। तो यहां पर ये नहीं होगा, प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक और नियंत्रक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। जो एक सुपरिभाषित समस्या है इसमें ये विशेषता आपको मिलेगी, प्रारंभिक अवस्था मिलेगा, लक्ष्य अवस्था मिलेगा, संकारक मिलेगा और साथ में नियंत्रक भी होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27 मतलब 27, अधोलिखित में कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। आपको यह बताना है कि सकारात्मक संप्रेषण का कौन सा माध्यम नहीं होगा। तो सकारात्मक संप्रेषण में देखिए यहाँ पे दिया ज्यादा वैयक्तिक होना, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश करना या फिर पुनर्निवेश होना। यहाँ पे अगला है टनल दृष्टि, और लास्ट में इसमें जो दिया है समाधान की शीघ्र प्राप्ति। तो जो इसमें ज्यादा वैयक्तिक होना है ये सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। ज्यादा वैयक्तिक होना मतलब बीइंग मोर पर्सनल, ये अगर आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं तो ये सकारात्मक संप्रेषण नहीं माना जाएगा। इसका सही उत्तर 27 का हो जाएगा ए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28।
28 में दिया है, संचार के निस्यंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए निम्न के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए संचार के निस्यंदन में जो बुरा प्रभाव है उसको कम करने के लिए शॉर्ट सर्किटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग, इसका हिंदी दिया लघु परिधिकरण, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 दिया, चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। जो चयन है उसको संकुचित करना है, तो उसको जब देखिए चयन को संकुचित करना है मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे निर्णय लेना हो जाएगा, तो डिसीजन मेकिंग इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा संप्रेषण किया है जिसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए संरचनात्मक, यहाँ पे फिर आगे संगठनात्मक, वियोजक और नियामक। देखिए जब भी नियामक की बात होगी मतलब रेगुलेटिंग हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को डिजाइन करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। जब भी रेगुलेटिव रूल होगा तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31, संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण सबसे पहले आता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि किसी चीज को संचारित किया जा रहा है, तो कौन सा चरण सबसे पहले आपको मिलेगा। देखिए जब भी संचार प्रक्रिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक मतलब मैसेज होगा, मैसेज को भेजने के लिए देखिए आप इसका इनकोड करेंगे, है ना। सबसे पहले इसकी इनकोडिंग होगी, इनकोडिंग के बाद क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन होगा, आप इसको आगे भेजेंगे। अब ट्रांसमिशन के बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन के बाद इसका डिकोडिंग होगा, है ना। डिकोडिंग के बाद फिर इसका अंडरस्टैंडिंग आएगी और अंडरस्टैंडिंग के बाद में लास्ट में इसका फीडबैक आएगा। तो इतनी चीजों को आप इस क्रम को भी चाहे याद रख सकते हैं। सबसे पहले इनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग या ट्रांसमिशन बोल लीजिएगा, इसके बाद डिकोडिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग और लास्ट में फीडबैक। इतने चरण होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा चरण आएगा, तो इनकोडिंग आएगा। इनकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन। तो 31 का जो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। अब देखिए अंतःक्रिया और संप्रेषण इसको सुगम बनाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए प्रबंधकी कौशल ये नहीं होगा, है ना। देखिए सामाजिक कौशल जो होता है यही इसको सेट करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आते हैं प्रश्न संख्या 33 पर आज की क्लास का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है। द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया की बात करेंगे, महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना, है ना। देखिए ये अभी आगे बढ़ते हैं, समझौता पाने की अक्षमता, भूलने या विस्मृति करने की और क्षमा करने की तत्परता, यह विश्वास की दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है अस्वस्थ अनुक्रिया, तो अस्वस्थ अनुक्रिया हो जाएगी समझौता पाने की अक्षमता, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। देखिए 34 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतरवैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता। देखिए अंतरवैयक्तिक संबंध जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग नहीं होगा। लोक कौशल मतलब पीपल की स्किल ये चाहिए ही चाहिए, है ना। मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल ये भी चाहिए, जीवन कौशल ये भी चाहिए, लाइफ की स्किल्स। तो इसमें अब जब 3 चाहिए तो एक आपका बचेगा संगठनात्मक कौशल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। देखिए 35 में दिया है, औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार का उदाहरण है। तो अगर 35 की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझौता नहीं होगा, है ना, संगठन नहीं होगा, सूचना नहीं होगा, नियंत्रण इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं। 36 में क्या दिया, समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन से। देखिए समानुभूति की बात हो रही है, यहाँ पे 2 टर्म आपको याद रखना है, एक इंपैथी होता है, इंपैथी को हिंदी में समानुभूति कहते हैं, और एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी को हिंदी में कहते हैं सहानुभूति। देखिए सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है। समानुभूति में आप सिर्फ उनके भावनाओं को समझते हैं, बाकी अपने तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ फीलिंग को समझा जाता है, इसमें आप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देंगे, इसको इंपैथी कहते हैं। इसमें फीलिंग को समझते और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो इसको सिंपैथी भी कहते हैं। तो इंपैथी और सिंपैथी दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या तर्क दिया, समानुभूति एवं सहानुभूति दोनों समान है, दोनों समान नहीं होगा। समानुभूति में सिर्फ भावनाओं को समझा जाता है, जबकि सहानुभूति में आप अपनी प्रतिक्रिया भी वहां पर देंगे, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान के चलिए किसी के साथ कुछ अच्छा है, मान लीजिए कुछ बुरा हुआ है ना, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, है ना। अब आप उसकी कंडीशन को समझ रहे हैं कि इसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप वहां पर अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे या उसको समझाने का कोई भी काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बस खाली आपको ऐसा लग रहा है ना कि उसके साथ गलत हुआ, तो ये समानुभूति की स्थिति है। अब आप वहां पे उसको समझा रहे हैं, उसका ढांढस बता रहे कि भैया ठीक है, मतलब ऐसा सबके साथ होता है, आगे से प्रयास करिएगा, चीजें अच्छी हो जाएगी, तो वहां पे सिंपैथी हो जाएगा। देखिए समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान नहीं है। व्यक्ति में दूसरों की
की भावनाओं को समझना समानुभूति। देखिए दूसरों को भावनाओं को समझ रहे हो, वही आपकी समानुभूति होगी। तो केवल विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 में क्या है, संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जब कभी भी संचार की बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है, तुम और मैं, वे वह और वे, तुम और हम, मैं और वे। तो देखिए यहां पे जब भी बात किया जाएगा संचार की तो इसमें 2 वर्ड याद रखिएगा, यू एंड वी। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका ये सही उत्तर बन जाएगा तुम और हम, यू एंड वी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38 में क्या दिया, अशाब्दिक संचार में निहित होता है। देखिए अशाब्दिक संचार की बात हो रही है, देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा। देखिए आप शब्द नहीं बोलेंगे, जब शब्द नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, है ना। इसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन होगा, टोन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप मतलब शामिल है। देखिए यहाँ पे भाव भंगिमा, देह मुद्राएं एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है। देखिए अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम शाब्दिक मौन या मुखी, और इसके बाद देह भाषा, लहजा और मौन। तो यहाँ पे जब अशाब्दिक संचार की बात करेंगे तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 39, अंतरवैयक्तिक संबंधों में किसमें सबसे अधिक समय लगता है। देखिए जब भी इंटरपर्सनल रिलेशन की बात किया जाएगी तो इसमें सबसे ज्यादा जो समय लगता है ये होता है कि मतलब विश्वास बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, ट्रस्ट बिल्डिंग, ये सबसे ज्यादा समय लगता है। तो इसमें विश्वास बनने में विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 40, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण। देखिए यहाँ पे फिर से बात किया जा रहा है कम्युनिकेशन का जो सबसे अंतिम चरण होता है उसमें क्या होता है, तो सबसे अंतिम चरण फीडबैक होता है। अभी आपने पीछे के एक क्वेश्चन में देखा था। देखिए ये क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, आपके पास मैसेज होगा, वो सब बात की बात है, यहाँ पे इनकोडिंग आएगा, है ना। इनकोडिंग के बाद आप इसका ट्रांसमिशन करेंगे, है ना। ट्रांसमिशन के बाद इसकी डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद इसका अंडरस्टैंडिंग होगा, और इसके बाद लास्ट में आप फीडबैक देंगे। तो सबसे लास्ट स्टेज की अगर बात करेंगे तो फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि हिंदी में कहेंगे विकल्प डी। तो देखिए संख्या 41 दिया, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह संप्रेषण कहलाता है। यहाँ पर इसका इंग्लिश दिया है, कम्युनिकेशन दैट यूज्ड टू असाइन गोल्स टू सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सबऑर्डिनेट है उनको कोई गोल आप असाइन करने के लिए कौन से कम्युनिकेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। हिंदी में देखेंगे तो अधोगामी संप्रेषण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन सा किसी कार्य स्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है। देखिए यहाँ पे बाधा की बात हो रही है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर इन अ वर्क प्लेस। देखिए एक वर्क प्लेस है, वहां पे कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कम्युनिकेशन स्किल में बैरियर का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए बैरियर का काम नहीं कर रहा है, मतलब जो भी टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर बैरियर का काम करेगा तो नेगेटिव होगा। देखिए शोर की बात करेंगे, नॉइज है, तो यहाँ पे एक वर्क प्लेस पे नॉइज को होना नेगेटिव फैक्टर है ना। प्रीजुडाइज मतलब पूर्वाग्रह, पहले से ही आपने एक धारणा बना ली, ये भी नेगेटिव फैक्ट है ना। अनुपयुक्त माध्यम, वो आपके पास मतलब वहां पर कोई विशेष मीडियम भी नहीं है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव फैक्ट है। तो सक्रिय श्रवण, अगर आप सक्रिय मतलब एक्टिव लिसनिंग करते हैं, आप एकदम ध्यान से चीजों को सुनते हैं, तो ये पॉजिटिव फैक्ट है, तो ये बैरियर का काम कभी भी नहीं करेगा। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 43, इसमें क्या दिया, पौधा एक वनस्पति जीवधारी है, यह उदाहरण है। अ प्लांट इज अ वेजिटेबल ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए प्लांट है, एक वेजिटेबल है ना, या फिर वेजिटेटिव है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पे पौधा और वनस्पति ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं दिख रहे हैं, पर्यायवाची जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्यायवाची परिभाषा का, या फिर आप बोलेंगे सिनोनिमस डेफिनेशन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 44, इसमें क्या दिया, भारतीयों में अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धिमान में विभाजन एक उदाहरण है। देखिए अगर बात करेंगे भारतीयों में, या फिर इंग्लिश देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ इंडियंस इनटू रिच, पुअर, इंटेलिजेंट एंड डल इज एन इंसिस्टेंस ऑफ। देखिए यहाँ पे जो भारतीय, इसमें अमीर भी है, गरीब भी है, बुद्धिमान भी है, मंद बुद्धि भी है, तो ये पूरा एक मिक्सर नहीं है, मतलब एक पूरा मिश्रण के जैसा चल रहा है। तो ये आप बोलेंगे मिश्रित विभाजन या फिर क्रॉस डिवीजन, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 में क्या दिया है, 45 में ये डिस्कशन किया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कौन सा ऐसा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं आ रहा है। तो देखिए कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, है ना। इसके बाद जो आपके पास मैसेज है उसका ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचना भी होना चाहिए। तो स्टार्ट के देखिए ये जो ए है, सी है और डी है, ये तीनों क्या है, ये कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट्स हैं। तो इसमें जो आपका बी बचेगा, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट नहीं है, या फिर आप मान के चलेगा यहाँ पे जो संप्रेषण है उसका पार्ट नहीं है। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 46 में यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर द सोशली डिसएडवांटेज्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे इसमें तो कौन सी ऐसी विशेषता होगी, तो एम्पैथी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एम्पैथी मतलब जो परानुभूति होता है, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया, किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे क्या हो रहा है कि जो ऑफिसर्स है और जो सब ऑर्डिनेट है उनमें जो अंतःक्रिया है ना, उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होने वाला है। देखिए यह अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करता है, यह समूह संबंधों को घटाती है, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है, यह अधीनस्थों को हतोत्साहित करता है। तो देखिए हतोत्साहित करता है, ये तो नेगेटिव फैक्टर है, कभी हो ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए जो निर्णय निर्माण है एक और ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबसे ज्यादा हेल्प यहाँ पर करेगा, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 48। देखिए इसमें क्या दिया, प्रश्न संख्या 48 में डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है, उच्च अनुरूपता समूह के लिए लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते। देखिए उच्च अनुरूपता समूह है, उसके द्वारा कोई भी अतार्किक निर्णय लिया गया तो उसको क्या कहेंगे, सृजनात्मकता। ये तो नहीं होगा है ना, यहाँ पे क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी, ये समूह सोच होगा। इसका सही उत्तर विकल्प सी मतलब ग्रुप थिंकिंग इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 49 में क्या दिया है, निर्णय लेने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है। अब आपको डिसीजन मेकिंग करना है तो सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सी पद्धति होगी। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय मतलब यहाँ पे पैसिव की बात करें, आप पैसिव होकर के डिसीजन कभी नहीं ले सकते भाई। आक्रामक एकदम एग्रेसिव है तब भी आपका निर्णय मतलब सर्वाधिक उपयोगी नहीं होगा, है ना। निष्क्रिय आक्रामक मतलब आप यहाँ पे पैसिव है एग्रेसिव है तो भी नहीं बनेगा, दृढ़ता परक है ना। तो असर्टिव इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 50 या फिर 50। इसमें क्या डिस्कशन किया गया, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जा सकते हैं। इसमें निहित तर्क दोष है। अब इसमें कौन सी फैलेसी आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो होगा ये संग्रह मतलब सबको कलेक्ट करने की बात करें तो कंपोजिशन या फिर संग्रह विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।